नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खरपतवार के बारे में, एक ऐसी वीड के बारे में जो कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं, सारे वर्ल्ड में बहुत बड़ा इशू है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पार्थेनियम। ये प्लांट आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है। इस प्लांट का इंडिया में नाम है कांग्रेस ग्रास। थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे इस प्लांट के बारे में कि इस प्लांट को क्यों हम गाजर घास बोलते हैं, क्यों इसको कांग्रेस ग्रास बोला जाता है। एक्चुअल में हुआ क्या था, ये जो वीड है, ये जो खरपतवार है, दोनों देशों में, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के अंदर सेम टाइम पे आया और सेम देश से आया है। एक ही देश ने भेजा है, इंटेंशनली कह लो, जानबूझकर कह लो या अनजाने में कह लो, आया एक ही देश से है जिसका नाम है यूएसए। आजकल बहुत चर्चा में है। उसका हमेशा से यही हिस्ट्री रही है उस देश की। उसको बस बिजनेस करना है अलग अलग कंट्रीज में। कैसे भी करेगा वो, पहले प्रॉब्लम देगा फिर सॉल्यूशन देगा, लड़ाई करवाएगा दो देशों में, फिर एक को हथियार बेच देगा, अपना पैसा कमाएगा। तो सेम चीज इन्होंने 1950 के दशक में की थी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ। ये वीड ओरिजिनली है मैक्सिको से यानी कि नॉर्थ और साउथ, अपना जो अमेरिका है वहाँ से ये बिलोंग करती है। वहाँ पे बहुत बड़ा इशू है, हिस्ट्री ही वहीं से है। तो इंडिया की अगर बात करें, इन्होंने जो नेहरू जी की सरकार थी उनको ऑफर दिया कि हम आपको अनाज देंगे फ्री में, डोनेशन करेंगे आपके लिए हम, कि आप 2-3 युद्ध से गुजर चुके हो, आपने आज़ाद, अभी देश आपका अभी हुआ है, पहले आप गुलाम थे, अभी नए नए आज़ाद हुए हो, फिर वॉर हो गई पाकिस्तान के साथ, फिर चाइना के साथ हो गई 1962 में। तो इसी बीच इन्होंने बहुत बड़ी चाल खेली। इन्होंने क्या किया, जैसे ही भारत युद्ध में उतरा उसके बाद ऑफर देने स्टार्ट कर दिए कि आपकी जनता जो है भूखी ना मरे, उसके लिए हम आपको डोनेशन दे रहे हैं। नेहरू जी ने सोचा कि बड़ी अच्छी बात है भाई, अमेरिका हमारा साथ दे रहा है। उन्होंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उस प्रोग्राम का नाम था पब्लिक लॉ 480। पीसफुल एक प्रोग्राम माना गया था कि हम दूसरे देशों की हेल्प कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ देशों की हम हेल्प कर रहे हैं अनाज दे करके, ताकि कोई भूखा ना मरे, भूखमरी ना आए किसी देश में। इन्होंने क्या किया, अनाज तो दिया, साथ में इस कांग्रेस ग्रास के सीड भी मिला दिए। कंटेनर उतरे, अनाज बटा, वो वीड भी बटा साथ में, वीड के सीड भी बटे साथ में। सबसे पहला डिटेक्शन हुआ था पुणे के अंदर। वो एरिया जाना जाता है हमारा बहुत सारी फसलों के लिए, स्पाइसेस के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वहाँ पे हैं। स्पाइसेस तो यार हिस्ट्री है हमारी, वहीं से तो गौरों ने हमारे ऊपर आकर के राज किया था। तो ये जो वीड है, जब इंडिया में आया, 2-3 कंटेनर आए, वहाँ से ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। देखिए, यूएसए ने जो है 3 शिकार किए एक तीर से। एक वीड इंट्रोड्यूस किया, 3 शिकार किए। इंडिया की बैकबोन है एग्रीकल्चर। दूसरा क्या है, आयुर्वेदा। उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ करता था। इंग्लिश दवाइयाँ तो थी नहीं, तो क्या था, आयुर्वेद से काम चलता था। जड़ी बूटी जो होती थी हमारे जंगलों में होती थी, या फिर लोग उगाते थे। तो इन्होंने क्या किया, जब वो वीड इंट्रोड्यूस हुआ इस एरिया में, या साउथ में लगाओ हम, जब स्प्रेड हो गया वो अच्छे से, उन्होंने कंपटीशन करना स्टार्ट कर दिया हमारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से। एक तो इन्होंने वो इंडस्ट्री इफेक्ट कर दी, पैसा कम हो गया, इकोनॉमी डाउन हो गई, इलाज किसी के पास था नहीं। तो फिर से अच्छा बनने के लिए, ओहो आपके पास ये वीड है, हमारे पास सॉल्यूशन है। इन्होंने दवाइयाँ बेचनी चालू कर दी, हर्बिसाइड। इन्होंने क्या किया, दूसरा जो टारगेट था एग्रीकल्चर मेन क्रॉप्स, कि हम इनको भूखा ही मरने देंगे, हम अनाज भेजते जाएंगे, अलग अलग वीड भेजते जाएंगे। दूसरी वीड आई थी मंडूसी, फेलरिस माइनर, गेहूं के अंदर ही है, वो भी आज तक कंट्रोल नहीं कर पाए उसको हम। यहीं से आई थी, यही देश था वो, अनाज में तो मिला के भेजी थी ना, पहले तो नहीं थी। तो एक तो एग्रीकल्चर में इफेक्ट हो गया। दूसरा जो है, हम लोग गाय भैंसों को बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, दूध वगैरह का हमारे इसमें बहुत चलन है। इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री को भी इफेक्ट किया। ये जो वीड है, अगर कोई गाय भैंस खा ले तो उसका दूध कड़वा हो जाता है, किडनी इफेक्ट हो जाती है, बीमार हो जाएगा, पशु मर जाएगा कई बारी। इंसानों को अगर कोई बंदा 4-5 महीने लगातार इसके टच में आ जाए, हर बार उसको टच करे डेली, 4-5 महीने बंदा खत्म। इतना टॉक्सिक है ये, ना सिर्फ जानवरों के लिए, ना सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए, बल्कि इंसानों के लिए भी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हिस्ट्री सेम है। 1950s में विश्व युद्ध, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद इन्होंने कुछ मशीनें मंगवाई थी वहाँ से, यूएसए से, या कुछ एयरक्राफ्ट मंगवाए थे यूएसए से, यहाँ पे क्वींसलैंड के अंदर। तो उसमें ये वीड आए, सीड आए उसके। अब मेरे को समझ नहीं आती, जो मशीन हवा में उड़ रही हैं, जो उड़ती हैं, प्लेन हैं हमारे, उनके अंदर ये वीड के सीड कैसे आ गए? कुछ तो रीज़न रहा होगा ना। लिटरेचर है, आप मुझे कांटेक्ट करो, कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं आपको लिटरेचर भेजता हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़ की यूएसए से आई ये चीज़।
अब कोई सामने आके ये नहीं बोलता कि भाई उन्होंने इंटेंशनली भेजा, ह्यूमन एरर हो सकता है। ओके, लेट्स सी। दूसरी बार इन्होंने ये सीड भेजा पास्चर के सीड में मिला के। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ सीड इंपोर्ट किए थे यूएसए से। पास्चर बोले तो अपना, अगर नॉर्मल भाषा में बताऊं, जो गाय भैंस घास फूस खाती है उसके सीड मंगवाए थे इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे बीफ की इंडस्ट्री है। इन्होंने वो इंडस्ट्री टारगेट की। बीफ की इंडस्ट्री टारगेट करने का रीज़न ये था कि ऑस्ट्रेलिया का बीफ वर्ल्ड फेमस है। उसका रीज़न है यहाँ पे एक डिजीज़ है जो नहीं है, जो वर्ल्ड में हर जगह मिलती है, फुट एंड माउथ। अपने इंडिया में आपने देखा होगा, गाय भैंस जो हैं उनके पैर स्वेल हो जाते हैं या फिर मुंह स्वेल हो जाएगा, खाना नहीं खाएगी, वो मर जाएगी या फिर बीमार हो जाएगी। वो बीमारी यहाँ पे नहीं है। और यही रीज़न है कि उस वीड के आने से जैसे ही उन्होंने वो वीड खाई, उनका दूध खराब हो गया, उनका मीट खराब हो गया, उनकी किडनी खराब होगी, वो इफेक्ट होगी। इसीलिए ये बोर्ड लगाए गए थ्रू आउट क्वींसलैंड, थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया, कि ये वीड जहाँ भी मिल गया इस नंबर पे कांटेक्ट करो, काउंसिल आएगी, स्प्रे करेगी, उसका सैंपल लेके जाएगी, चेक करेगी कहाँ से आया है। ये तो बहुत बाद के स्टेप्स हैं, पर थोड़ा सा जाते हैं हिस्ट्री में। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री तो ये हो गई। अब दोनों देशों की जो एग्रीकल्चर रिसर्च में जो एजेंसीज हैं, जैसे इंडिया में अपना इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, दोनों देश जो हैं साथ में आए, उन्होंने रिसर्च करनी स्टार्ट करी 1970s के आसपास। इंडिया से जो इंस्टीट्यूट आया था उसका नाम था IARI, ICAR कह लो या IARI कह लो, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। उनकी रिसर्च टीम और ऑस्ट्रेलिया की जो CSIRO है उसकी रिसर्च टीम ने मिल करके इस वीड के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। 1980s में, 1980 में एक सफलता हाथ लगी। सफलता क्या थी? एक ऐसा कीड़ा, एक ऐसी बीटल जो कि इसके पत्ते खा सकती हो, मैक्सिको से लेके आए थे, उसको टेस्ट किया गया। अपनी मेन क्रॉप पे वो असर नहीं करती थी, लेकिन इस वीड को खा जाती थी, जिसका नाम था जाइगोग्रामा बायोक्लोरेटा। 1980 में ये जो है बीटल मिल गई थी। इतनी मेरी एज नहीं है जितनी मेरे गांव में फार्मर्स को खेती करते हो गया, इतनी उम्र तो उन्होंने खेती में गुजार दी। और कितने ही लाखों फार्मर्स हैं इंडिया में जो अभी भी जिंदा हैं, और ये वीड उस टाइम पे आई होगी, बुढ़े हो गए होंगे अभी। लेकिन 1980s तो कोई ज़्यादा नहीं है यार, 45 साल पहले की बात है, पता होना चाहिए था। मैं ये जानना चाहता हूँ कितने लोगों को इस कीड़े के बारे में पता है जो इस वीड को खा सकता है। आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, जो मर्जी स्टेट में चले जाओ, सूखा हो या गीला हो, ये वीड आपको वहाँ मिलेगा। सड़कों के साइड में भरमार है। बात करते हैं ये फैलता कैसे है, क्यों इसका नाम कांग्रेस ग्रास पड़ा। कांग्रेस ग्रास कोई साइंटिफिक नाम नहीं है। कांग्रेस ग्रास इस वीड को नाम दिया गया क्योंकि जब ये वीड आया था इंडिया के अंदर, इतना जल्दी फैल गया, इतना जल्दी ये स्प्रेड हो गया कि एक साइड तो कांग्रेस पार्टी जो है हमारी, उसकी पॉपुलैरिटी हो रही थी, वो इतनी फेमस होती जा रही थी कि हर जगह उसी की सीट है, हर जगह वही जीतती जा रही है। दूसरी साइड ये कांग्रेस ग्रास फैल रही थी। तो जब ये वीड फैल रही थी, लोगों ने इसका नाम कांग्रेस ग्रास रख दिया कि जैसे कांग्रेस फैल रही है वैसे ये वीड फैल रही है। और दूसरा एक तथ्य मिलता है, कहीं जगह टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि जब ये वीड फैली, लोगों ने कांग्रेस के विरोध में इस वीड को कांग्रेस ग्रास का नाम दे दिया। तो ये रीज़न था इसका कांग्रेस ग्रास कहने का। और आज तक बच्चा जानता है कि ये कांग्रेस ग्रास है। एक कीड़ा इंडिया को भी मिला, ऑस्ट्रेलिया को भी मिला। ऑस्ट्रेलिया ने 1980s में उसको इतना ज़्यादा फैलाया, उस कीड़े को, कि जहाँ वो प्लांट मिला उसके ऊपर वो छोड़ दिए। मुझे देखो पता तो नहीं है, पर जब तक मैं गांव में था या पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता था इस इंसेक्ट का। और मैं गारंटी देता हूँ किसी फार्मर को भी नहीं पता हुआ अभी तक। तो मेरा सवाल जो है वो उन रिसर्चर्स से है, उन डिपार्टमेंट के बंदों से है, जिनको वो घर आते जाते वो वीड सड़कों पे दिखती है, लेकिन आज तक किसी फार्मर को जा कर के ये नहीं बताया इसको कंट्रोल कैसे करें। PhD कर ली है, सिर्फ इस वीड के ऊपर नहीं कह रहा, हर एक कंसेप्ट के ऊपर, हर एक टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करते हो, डॉक्टर नाम के आगे लिखवाते हो। एक ये जो होड़ है ना, डॉक्टर कहो मेरे को, मैं PhD हूँ, भाई ये बंद करो। डॉक्टर तब कहलाओगे जब किसी का भला कर दोगे, या किसी फार्मर की सहायता करके उसके फील्ड में ये वीड नहीं उगने दोगे, या कोई बीमारी नहीं होने दोगे, उसकी यील्ड बढ़ा दोगे। एक जो सोच है ना कि सरकारी नौकरी लग जाए उसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं, ऐश ही ऐश है, मेरी बात बुरी लगेगी बहुत से बंदों को। तो
अगर जब ठंडा हो जाए दिमाग तो इसको सोचना कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही। अगर सही लगा तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में आइए, मैं जवाब दूंगा। नो डाउट आपके एफर्ट्स हैं, आपने पीएचडी की है, आपने 4-5 साल अपनी ज़िंदगी के लगाए हैं दिन रात एक करके, उसका फ़ायदा क्या है? आपको तो जॉब मिल गई ना। फार्मर्स को क्या फ़ायदा हुआ उस चीज़ का? आपकी रिसर्च कितने बंदों को पता है? आपके घर वालों को पता है कि आपने मेहनत की है। और ये जो बात है रिसर्चर वाली, वो सब पे लागू नहीं होती है। 90 to 95% जो रिसर्चर्स हैं वो ऐसे ही हैं। 5% जो बचे कुछ हैं वो अपना काम दिखाना चाहते हैं, लेकिन कोई फार्मर वहाँ पे जाने को रेडी नहीं है जब वो लोग उसको शो करते हैं। कितने किसानों तक आपने ये बात पहुँचाई है। और हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा उन किसान भाइयों से भी कि ये जो इवेंट होते हैं, मैं सभी डिपार्टमेंट के बंदों को गलत नहीं कह रहा हूँ। पहली तो बात, जो बंदे इस चीज़ को स्प्रेड करने के लिए किसी एग्रीकल्चर इवेंट में जाते हैं, कृषि मेला में जाते हैं, या कोई इवेंट हो रहा है एग्रीकल्चर का, वहाँ पे जागरूकता फैलाने के लिए जाते हैं, किसान भाइयों प्लीज़ वहाँ पे जाया करिए। एक दिन जाने से आपका कई सालों का भला हो जाएगा। कृषि मेला हर साल लगता है दिल्ली में, हर एरिया में एक ना एक रिसर्च सेंटर खुला हुआ है जो ईजी लोग एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पर जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ज़रूर जाइए। अगर थोड़ा बहुत अपनी जेब से लगाना पड़ भी गया टिकट लेकर के तो ज़रूर जाइए, कुछ सीखने को मिलेगा, ख़राब कुछ नहीं है। ठीक है, तो छोड़िए इसको, इसके ऊपर तो एक अलग से वीडियो बन सकती है। ये जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया बीच में तो थोड़ा डाइवर्ट हो गया मैं, तो बैक टू आवर टॉपिक। दोनों कंट्रीज़ ने रिसर्च करके एक तरीका निकाला इस वीड को कंट्रोल करने का। नाम था उसका ज़ाइगोग्रामा बायोक्लोराटा। एक ऐसा कीड़ा जो इस वीड के पत्ते खा ले, उसको ख़त्म कर दे, उसकी ग्रोथ ना होने दे। सोचिए आप, 1980s में वो इंसेक्ट मिला। कितने बंदों को पता है इस चीज़ के बारे में? ऑस्ट्रेलिया ने वो चीज़ डेवलप की, दोनों कंट्री साथ में की ना। यहाँ पे कंट्रोल हो गया। क्यों? जहाँ पे भी वो वीड दिखा, कांटेक्ट करो इस नंबर पे, हमें बताओ वो वीड कहाँ है, हम आके कंट्रोल करेंगे। ये था गवर्नमेंट का रिएक्शन 1980s में। 1980s में काउंसिल के बंदे जा के वो वीड कंट्रोल करते थे। वो जो इंसेक्ट था वो अवेलेबल करवाया गया काउंसिल्स तक, ताकि आप लोगों को एक्सेस मिले उस प्रोडक्ट का, उस इंसेक्ट का, ताकि आप उस वीड के ऊपर उसको छोड़ सकें, वो खा सके, ख़त्म कर सके उसको। फिर रिसर्च होती रही। उसके बाद एक और जो है वीविल है, एक कीड़ा आया जिसका नाम था लिस्ट्रोनोटस। वो क्या करता है, इसके तने को खा जाता था। फिर एक रूट को खाने वाला, इसकी जड़ों को खाने वाला भी एक जो है वीविल बनाया गया, या मतलब ढूंढा गया, जिसका नाम था करमेंटा। एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी फंगस जो इसके पत्तों पर लग के इसके पत्तों को ग्रो ना होने दे, पक्सीनिया एब्रप्टा। सोचिए आप, चार ऐसे बायोलॉजिकल, ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस मौजूद हैं मार्केट में, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। क्यों? फिर मैं वही बात कहूँगा, आराम से बैठ के खाने में, या जो ये सोच है कि एक बारी जॉब लग जाए फिर तो ऐश ही ऐश है, प्लीज़ उसको छोड़िए, थोड़ा फार्मर्स का भला कीजिए। मेरे तो हाथ जोड़ के आपसे यही निवेदन है। अब बात करते हैं कि ये वीड इतनी फैली क्यों, फैलने का रीज़न क्या है। देखिए, जिस भी स्टूडेंट ने अगर वीड साइंस पढ़ी हो, या पढ़ने वाला हो, या ऑलरेडी पढ़ चुका है, एक ना वीड साइंस में एक टर्म यूज़ होती है, एलिलोकेमिकल्स। एक ऐसा केमिकल किसी प्लांट से निकले नेचुरली और वो दूसरे प्लांट की ग्रोथ को रोके, उस इफेक्ट को बोला जाता है एलिलोपैथी इफेक्ट। थोड़ी इंग्लिश टर्म रहेगी फार्मर्स लोग, पर समझना चाहिए, समझाने के लिए है। तो ये जो वीड है ना, इसके अंदर एक केमिकल नहीं है, कम से कम भी 8-10 केमिकल है। प्लांट के हर हिस्से में एक केमिकल है। तो वो क्या करते हैं, जब कहीं पे एक बारी ये उग गया या बीज से प्लांट बन गया, ये आसपास की जो घास फूस उसको ख़राब कर देगा, उसको उगने नहीं देगा। इसीलिए आप देखना, कभी भी नोटिस करना, जहाँ पे ये वीड रहेगी ना, उसके आसपास या तो फसल को दिक्कत देगी ये, या फिर उसके आसपास घास फूस नहीं होने देगी। अब बात करते हैं कौन से केमिकल इसके अंदर होते हैं। जो पार्थेनियम है, जो कांग्रेस ग्रास है, उसके जो तने हैं उसके अंदर एक केमिकल मिलता है हिस्ट्रीन, और फ्लावर्स के अंदर मिलता है एम्ब्रोसो। ये तो हो गए तने की और फ्लावर की बात करते हैं पत्तों की और जड़ों की। इनके अंदर एक केमिकल मिलता है फ्यूमेरिक एसिड और एनिसिक एसिड, जो कि दूसरे प्लांट को ग्रो करने से रोकता है। फिर तीसरा आता है जो पत्ते में भी मिलेगा और इसके तने में भी मिलेगा, जिसका नाम है सूडोगुआनोनोलाइडिस। फिर आते हैं फ्लावर में और तने में क्रोनोफिलीन। फिर एक ऐसा केमिकल है जो इसमें सबसे ज़्यादा मिलता है और हर स्टेज में मिलता है। इसके पत्ते में भी मिलेगा, इसके फ्लावर में भी मिलेगा, इसके तने में भी मिलेगा। उस केमिकल को पार्थेनियम के नाम पे नाम दिया गया पार्थेनिन।
तो ये तो हो गई लिस्ट ऑफ केमिकल्स जो इसके अंदर से निकलती है और दूसरे प्लांट्स को रोकती है। तो एक तो ये सबसे बड़ा रीज़न है इसका खतरनाक होने का। अगर कोई गाय भैंस इसके पत्तों को खा ले, उनका दूध कड़वा हो जाएगा, किडनियाँ खराब हो जाएंगी। तो ये केमिकल है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है पशुओं को, इंसानों को और हमारे आसपास के घास फूस को या हमारी मेन क्रॉप को। अब जो है ये प्लांट इतना ज़्यादा क्यों है, इतना ज़्यादा क्यों फैल रहा है? ये तो होगी कि कंपटीशन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन इस प्लांट की एक खासियत है, जब ये जर्मिनेट हो गया, ये ना ऐसे जो मिट्टी है ना, सोयल है हमारी, उसके ऊपर ऐसे फैल जाएगा। जब तक इसको इनफ मॉइस्चर नहीं मिलेगा, इनफ नमी नहीं मिलेगी मिट्टी में, या फिर जो आसपास का जो वातावरण है वो इसके सूटेबल नहीं होएगा। तो जैसे ही इसको वो सारी फ्लेक्सिबल जो भी इसकी फेवरेबल सिचुएशंस है वो मिल गई, ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। 28 दिन में फ्लावरिंग पे आ जाता है। 28 दिन में, 4 हफ्ते में जर्मिनेट होने के बाद फ्लावर पे आ जाता है। हर एक सिंगल प्लांट 10 से 15 हज़ार बीज पैदा करता है। और एक टर्म होती है, एक वीड साइंस में एक टर्म यूज की जाती है, 1 ईयर सीड 7 ईयर ब्लीड, कि 1 साल अगर बीज आ गया ना, अगर 1 साल का कोई बीज इकट्ठा हो गया किसी वीड का, वो 7 साल तक तंग करेगा। कैसे तंग करेगा? एक दूसरी टर्म यूज होती है वीड साइंस के अंदर, जिसका नाम है सीड बैंक। सीड का बैंक। हम बैंक में पैसे डालते हैं क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तब निकाल लें। तो सीड बैंक भी एक ऐसी ही चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सीज़न ऐसा हुआ कि फ्लावर हुए, सीड गिर गए ज़मीन में, किसान आया, उसने नई फसल लगानी है, उसने मिट्टी की जुताई कर दी, वो सीड नीचे चले गए। वो सीड नीचे जाके स्टोर हो जाते मिट्टी में। 4-5 सीजन के बाद मान लो वो सीड दोबारा ऊपर आ गया, वो दोबारा जर्मिनेट होएगा। वो होती है सीड की डोरमेंसी, कि कितने लंबे टाइम तक वो सीड मिट्टी के अंदर रह सकता है और ख़राब ना हो। जब उसको अच्छा लगेगा वो पैदा हो जाएगा। तो इसीलिए सीड बैंक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस प्लांट का, क्योंकि 10 से 15 हज़ार सीड आएंगे। एक रिसर्च है, मैं आपको अगर किसी को चाहिए तो बताना, मैं उसको आपके कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हिस्ट्री कैसी है, कहाँ से वो आई है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हुई, क्या क्या उसने इफ़ेक्ट किया। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें फॉलो कीजिए, जिसमें हम बात करेंगे कि इस कांग्रेस ग्रास को कंट्रोल कैसे करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें फॉलो कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।